नमस्कार, मैं वैद्य रमन रंजन। आज के इस वीडियो में जो हम चर्चा का विषय रख रहे हैं वह है संविधान। और संविधान एक महत्वपूर्ण आहार वर्ग का वर्ग है, यानी जो हम 5 वर्ग की बात करते हैं। मूल रूप से हमारा जो आहार वर्ग है वो 12 है, लेकिन 12 वर्ग में जो 5 शुरू के जो 5 आहार वर्ग है वह अन्न कहलाता है, अन्न वर्ग कहलाता है। और उसके बाद जो 5 वर्ग है वह पान वर्ग कहलाता है। तो अन्न वर्ग का जो ऊपर वाला जो 5 वर्ग है, सुख, धान्य, समिधान्य, मांस, शाक, फल, आश्रयाना, ये 5 जो अन्न वर्ग है उसमें दूसरा स्थान समिधान्य का है। धान्य कहने का मतलब ही है कि जो हमारे शरीर में जो पोषक तत्व अन्न से निकलता है, यानी जो हम अन्न के रूप में जो आहार ग्रहण करते हैं, तो उसमें से महत्तम स्थिति में पोषक तत्व को निकालना और उसको पूरे शरीर का भाग बनाना, यह धान्य का कार्य होता है। और धान्य में हम 2 धान्य के रूप में देखते हैं, एक सुख धान्य जिसकी चर्चा हमने पूर्व के वीडियो में किया, और अभी हम यहाँ पर देखेंगे समिधान्य। ऐसे स्थूल रूप से समझने के लिए हम यह कह सकते हैं कि समी यानी जिसको हम सिम्बी रूपी फली के रूप में जो अनाज होता है वह सिम्बी धान्य कहलाता है। या मोटे स्तर पर हम यह समझें कि जो भी दलहन आइटम है वह सब सिम्बी धान्य या समिधान्य के अंतर्गत आता है। और इस समिधान्य में जो सबसे प्रधान सिम्मी धान्य है वह है मूंग। और हम यहाँ पर जब संविधान आगे की चर्चाओं में वर्णन करेंगे उसमें देखेंगे कि कौन से संविधान्य है, उनका क्या गुण है, उसकी क्या रोगनता है, उसका दोष पर क्या प्रभाव है। उसके आधार पे ही हम उस धान्य का संविधान्य का प्रयोग किसी व्यक्ति में करते हैं या उसको हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो मूल रूप से संविधान्य का जो कार्य है वह है कि आहार रस में से आहार के प्रसाद भाग को रस का भाग बनाने वाला या रस में प्रवेश करवाने वाला जो प्रधान आहार वर्ग है या प्रधान अन्न वर्ग है वह संविधान्य है। यानी हम जो अन्न ग्रहण करते हैं उस अन्न से पोषक तत्व को बाहर निकालना, उसको आहार रस का पार्ट बनाने वाला जो धान्य होता है वह सुख धान्य होता है। और उस पोषक तत्व को जो आहार रस में आया उसको रस का पार्ट बनाना, उसको रस में समाहित करवाने वाला या रस में प्रवेश करवाने वाला जो भाग होता है वह संविधान्य होता है। और इस संविधान्य में प्रधान रूप से जो जिसको हम कहें सबसे अग्रज जो संविधान्य है वह मूंग है। और कई प्रकार के संविधान्य का वर्णन हमारे संहिताओं में मिलता है या हमारे आयुर्वेद में मिलता है, जिसमें प्रधान रूप से मूंग है, उड़द है, चना है, अरहर दाल है, कुल्थी है, मोठ है। इस प्रकार से कई प्रकार के संविधान्य का वर्णन हमारे संहिताओं में मिलता है। हम एक जो हमारे समान रूप से या आम प्रचलन में जो संविधान्य है उनका हम यहाँ पर चर्चा में देखेंगे कि क्या क्या गुण है और क्या क्या कार्य है। एक और भी भ्रांतियां अभी बहुत समाज में या आम लोगों में चल रही है कि हम जितनी मात्रा में स्प्राउट खाएंगे, स्प्राउट में मुख्यतः मूंग का अंकुरा हुआ या चना का अंकुरा हुआ जो हम सेवन करते हैं, या सोयाबीन का अंकुरा हुआ, ये सब जितना भी अंकुरित अनाज है, यहाँ पर मैं बता देना चाहूँगा यह सिद्धांतः विरोध है या विरुद्ध आहार है। इसका सेवन नहीं करना है, क्योंकि जो अंकुरित अनाज होता है, खास करके जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं संविधान्य का, तो जिसको स्प्राउट के रूप में हम बहुत आजकल सेवन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें देखने की जरूरत है कि सिद्धांतः यह कहा गया है कि कोई भी अंकुरित अनाज पचने में दुर्जर होता है, और पचने में दुर्जर होने के कारण अगर हम उसका सेवन करते हैं और हमारी अग्नि उस हमारे अनुकूल
या उसको पचाने के अनुकूल नहीं रहती है, तो वह जाकर शरीर में आम की उत्पत्ति करेगा या अजीर्णता को उत्पन्न करेगा, और उस अजीर्णता के कारण अनेक घोर व्याधि उत्पन्न हो सकते हैं। आज आप देखते भी हैं कि कई हमारे जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, कोलेस्ट्रॉल कि इतने ज़्यादा लोग, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका जो है अजीर्णता की है। तो हम अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और हम अंकुरित अनाज या अंकुरित चना, मूंग, ये सब दाल खा रहे हैं अंकुरित, तो वो और अजीर्णता को बढ़ाएगा। तो निश्चित रूप से हमें इसके सेवन करने के पहले ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या वह अनाज हमारे में अजीर्णता उत्पन्न करने वाला है या नहीं, हमारे अग्नि का बल क्या है। और कच्चा तो कभी खाना ही नहीं है, यह शास्त्र सम्मत नहीं है। कच्चा अनाज लेना ही नहीं है, हमेशा अग्नि पर पकाकर ही अनाज को लेना है। तो दाल का जब भी हम सेवन करें तो उसको अग्नि पर पकाकर, या कहे कि उसको सूप के रूप में, यूस के रूप में, या दाल के रूप में, जो प्रचलित भाषा है दाल के रूप में, वो हम सेवन करें। तो मूंग का गुण जो हम देखते हैं, मूंग जो होता है वह रचना, यानी कहने का मतलब कफ का और पित्त का वह सम करने वाला होता है। कफ और पित्त को सम करने वाला होता है, और साथ ही साथ जीर्णता को वृद्ध करने वाला होता है। यह गुण जो मूंग दाल में है, यही उसको श्रेष्ठ बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि मूंग जो है वो जीर्णता में वृद्धि करने वाला होता है। यानी हमारे जो हम आहार ग्रहण करते हैं उसको जीर्ण करने वाला होता है। यहीं पर मैं बता देना चाह रहा हूं कि पाचन होना और जीर्ण होना दोनों में अंतर है। पाचन होना हम जब कहते हैं, मतलब कि जो हमारा भोजन है वो पच गया, या कहे वो कोष्ठाग्नि यानी जठराग्नि के स्तर तक का वो कार्य है। लेकिन जब वह पोषक तत्व जब हमारे सभी अंगों अवयवों तक जितना उसको पहुंचना चाहिए उसके अनुकूल जब वहां तक पहुंचता है, तब वह जीर्ण अवस्था कहलाती है। नहीं तो अगर बीच में कोई मल उत्पन्न हुआ, आम फॉर्मेशन हुआ, आम का उत्पत्ति हुई, तो वह जीर्ण अवस्था तक नहीं पहुंच पाती है। तो हमें दो चीज हो गया, एक पाक हो गई, एक जीर्ण हो गया। तो पाचन भी होना चाहिए और जीर्ण स्तर तक होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखने की जरूरत है। और मूंग जो होता है वह जीर्णता को वृद्धि करने वाला होता है, जीर्ण को वृद्धि करने वाला होता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण उसका गुण होता है। साथ ही साथ इसमें जो रस होते हैं वो कसाय और मधुर होता है, शीत और लघु गुण वाला होता है, और कटु विपाक वाला होता है। और इसमें जो अगर हम देखें अंगों पर प्रभाव देखें, तो इसमें एक और जो गुण होता है वो है विशद। विशद कहने का मतलब जो हम शरीर में आहार के रूप में जो अन्न ग्रहण करते हैं, वो जब हम अन्न ग्रहण करते हैं तो एक नॉर्मल प्रोसेस होता है। उसके बाद आहार का प्रसाद भाग, पित्त भाग, ये सब बनता है, और भोजन का जीर्ण होना, पाचन होना, ये सब प्रक्रिया चलती है। इस सब प्रक्रियाओं के चलने के फलस्वरूप भी एक मल की उत्पत्ति होती है, जो मल जाकर धातुओं से चिपकता है। विशद गुण होने वाला जो द्रव्य है, जिसमें विशद गुण की उपलब्धता है, वह क्या करवाता है कि इस धातुओं में जो मल चिपक रहा है जाकर उसको चिपकने नहीं देता है, और मल जो बन रहे हैं उसको अपने स्वमार्ग से बचाकर फिर वो स्वतः निकले, ऐसी विशद गुण वाले जो द्रव्य होते हैं वो करते हैं। इसी कारण से मूंग जो है उसमें विशद गुण है और आहार को जीर्ण करने वाला होता है, और अन्य दालों में यह विशद गुण और जीर्ण करने वाला जो गुण होता है वो नहीं होता है। इसी कारण से संविधान में हम सबसे प्रधान रूप से मूंग को समझते हैं, और मूंग ही है जो सर्वश्रेष्ठ है सभी धान्यों में। ऐसा हमारे संहिताओं में भी वर्णन है कि संविधान में श्रेष्ठ या अग्रज जो प्रधान धान्य है वह मूंग है। दूसरा जो हम यहाँ पर मूंग के पश्चात जो संविधान हम देखते हैं वह है उड़द। उड़द दाल भी बहुतायत रूप से सेवन करवाया जाता है या सेवन किया जाता है।
लेकिन जो उड़द दाल है वह उसमें गुरु गुण होता है। गुरु गुण होने के कारण यह हमें इसका युक्तिपूर्वक ही सेवन करना चाहिए। और यह इसको परम वृक्ष कारक कहा गया है। वृक्ष कहने का मतलब कि यह जो शरीर में जाकर कार्य करता है, यानी जो भी धातु जो हमें पोषक तत्व की उत्पत्ति हुई वह सभी धातुओं तक महत्तम स्थिति तक पहुंचे और वह सभी धातुओं या अंग अवयवों को उसकी महत्तम कार्य करने में जो सहायक बनता है वह उड़द है। तो यह परम वृक्ष कारक इसको कहा गया है उड़द को। और यह अनुवर्तन और समवायता को प्रबल बनाने वाला होता है, मल को वृद्धि करने वाला होता है। यह जो उड़द दाल होता है मल को वृद्धि करने वाला होता है और इंद्रियों को शीघ्र बल प्रदान करने वाला होता है। तो यह एक विशिष्ट गुण है उड़द दाल में। साथ ही साथ जो सामान्य रूप से जो मैंने चर्चा में बताया कि संविधान में कुछ सभी संविधान में एक कॉमन गुण होते हैं, जैसे सोचों को आवृत करने वाला या मेद रक्त को सम बनाने वाला, ये गुण भी उड़द दाल में होता है। लेकिन उड़द दाल का जो रस होता है वो मधुर होता है और इसका जो गुण होता है स्निग्ध, उष्ण और गुरु होता है और विपाक इसका मधुर होता है। तो गुरु गुण होने के कारण इसको हमें जब सेवन करना है तो निश्चित रूप से एक युक्ति पूर्वक करके ही हम सेवन करें, ये हमें ध्यान में रखना है। अगली दाल में राजमा, जो निश्चित रूप से खास करके पंजाब या दिल्ली प्रदेशों में उधर राजमा का सेवन ज़्यादा किया जाता है। राजमा में जो रस होता है वो स्वादु कषाय रस होता है और रुक्ष और गुरु इसका गुण होता है और मधुर विपाक होता है और यह रुचिकर होता है और शुक्र को हरास करने वाला होता है राजमा। तो इस प्रकार का जो दाल है निश्चित रूप से हमें युक्तिपूर्वक ही सेवन करना चाहिए। और एक चीज़ तो हमें निश्चित रूप से समझना है कि जो विभिन्न प्रकार के दाल है जिसमें अलग अलग गुण हैं, तो पहले ऐसा सुनते थे कि सप्ताह में अगर 7 दिन है तो अलग अलग प्रकार के दालों का सेवन दिन के अनुसार किया जाता था। तो उसका भी इन्हीं के कारण कि युक्तिपूर्वक हम दाल का भी सेवन करें और उसका जो महत्तम गुण है उसको हम अपने शरीर में प्राप्त कर सकें, इसका भी ऐसा प्रचलन में पहले होता आया है। गुण के अनुसार भी हमें दाल का सेवन करना है। उसके बाद चना, मसूर, मटर, ये सब दाल आते हैं, जिसमें चना में या मसूर में, मटर में, इसमें जो मसूर दाल है उसमें एक संग्राही गुण होता है। और संग्राही गुण कहने का मतलब विशेष रूप से मसूर दाल में होता है। यह गुण के कारण जो हमारे शरीर में जो अन्न ग्रहण करने के बाद जो पोषक तत्व की उत्पत्ति हो रही है वह महत्तम स्थिति तक हमारे कोष्ठ में या आंतों में वहाँ पर रहे। ये गुण के कारण मसूर दाल ऐसी सेवन करने से ऐसा होता है। और इसी कारण से हम देखते हैं कि अतिसार हो या जहाँ पर मल का ज़्यादा सरण हो रहा है, निकल रहा है ज़्यादा मल, और खास करके IBS के केस में, गृहिणी के केस में हम देखते हैं वहाँ पर मसूर दाल जो संग्राही गुण होने के कारण वहाँ पर हमें उसका सेवन कराना चाहिए या हम उसको करवाते हैं। इसी प्रकार से चना, मटर, ये जो दाल होते हैं इसको भी थोड़ा युक्तिपूर्वक लेना चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा मात्रा में सेवन करने से विष्टम्भी गुण होता है, यानी वो विष्टम्भी अधमान उत्पन्न कर सकता है। तो युक्तिपूर्वक ही इस प्रकार हमको जो विष्टम्भी गुण के कारण इस दाल में हमें युक्तिपूर्वक सेवन करना चाहिए। खास करके ये जो दाल होते हैं ये आलेपन में श्रेष्ठ होते हैं। आलेपन में श्रेष्ठ कहने का मतलब हम ऐसे भी प्रयोग में देखते हैं कि हम बेसन का प्रयोग करके स्नान कर रहे हैं या उसका लेप लगा रहे हैं, तो ये आलेपन में श्रेष्ठ है चना। कहने का मतलब
जो हमारी त्वचाओं की जो मल हैं, जो त्वचा पे जो मल उत्पन्न हो रहे हैं, उनको यह निकालने में श्रेष्ठ होता है। तो इसलिए ऐसा कहा गया है कि चना जो है या मटर जो है यह आलेपन में श्रेष्ठ है, यानी कि जो त्वचाओं के जो मल हैं उसको निकालने में यह श्रेष्ठ होता है। एक और महत्वपूर्ण दाल जो बहुतायत रूप से बहुलता रूप से लोग सेवन करते हैं वह है अरहर, जिसको तुअर दाल भी कहते हैं और राहड़ दाल या अरहर के नाम से भी हम उसको जानते हैं। यह दाल जो होता है वह सूप बनाने में या कहें दाल के रूप में श्रेष्ठ होता है, क्योंकि इसमें एक मधुर रस है और लघु शीत गुण है और मधुर रस वाला और विपाक वाला होता है। तो इसके कारण लोग ज़्यादा मधुर रस होने के कारण ज़्यादा इसका रुचिकर और स्वाद में इसको पसंद करते हैं और यह भी आलेपन में श्रेष्ठ होता है। बाकी समान दालों की तरह इसमें भी स्रोतों में आवरक जो गुण होता है, आवरण करने वाला वो गुण, और मेद और रक्त को सम बनाने वाला जो गुण होता है वो भी अरहर दाल में या तुअर दाल में होता है। इसके बाद जो दाल आता है वो सेम, जिसको हम कहें सब्जी के रूप में ज़्यादा लोग इसको हम समझते हैं, लेकिन यह समीधान्य का ही एक हिस्सा है या सदस्य है। और सेम में जो गुण होते हैं वह दृष्टि, शुक्र और विष की अवस्था को हरने वाला और रक्त और स्त्री दुग्ध यानी जो स्तन्य हम जिसको कहते हैं उस और मूत्र में वृद्धि कराने वाला होता है। और समीधान्य के अन्य दालों की तरह इसमें भी स्रोतस आवरक गुण और मेद और रक्त को सम बनाने वाला गुण होता है। लेकिन सेम का जो एक गुण है वो गुरु गुण है और गुरु गुण होने के कारण ही इसका भी युक्ति पूर्वक ही हमें सेवन करना चाहिए। और एक दाल में जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं उसमें मूंग दाल ही ऐसा दाल है जिसका लिबर्टी है कि आप उसका सेवन ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें लघु गुण होता है, विशद गुण होता है और आहार को जीर्ण कराने वाला होता है। तो दाल के सेवन में भी हमें उसके गुण के आधार पर उसका युक्तिपूर्वक सेवन करना है। इसी प्रकार एक दाल होता है मोठ, जो दलहन वर्ग में आता है। इसमें गुण जो होता है वो रुक्ष और शीत गुण है। साथ ही इसका कर्म जो होता है वो ग्राही कर्म है। रक्तपित्त, ज्वर इनका निवारक करने वाला होता है। तो इस प्रकार के दाल का सेवन भी हम रोगानुसार कर सकते हैं, युक्तिपूर्वक कर सकते हैं। और एक और प्रचलित दाल है कुल्थी। कुल्थी भी जो है वो दलहन के अंतर्गत आता है, समीधान के अंतर्गत आता है। इसमें कसाय रस होता है, उष्ण गुण है और अम्ल विपाक है। तो यह अन्य दालों की अपेक्षा इसमें रस भी अलग है और इसका विपाक भी अलग है। तो इसका भी सेवन जो हम करें यह युक्तिपूर्वक करें, क्योंकि यह इसका विपाक जो होता है वो अम्ल होता है। और श्वास, कास या हिक्का, हिचकी जिसको कहते हैं हिकअप, इन सब में यह उपयोगी होता है। अर्श रोग में यह उपयोगी होता है और शुक्र का यह क्षय करने वाला होता है। तो जब भी हम कुल्थी दाल का सेवन करें तो मात्रावत युक्तिपूर्वक करें, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह शुक्र को क्षय करने वाला होता है। और इसी प्रकार से अन्य दाल का भी वर्णन हमारे संहिताओं में मिलता है, लेकिन मूल रूप से हम आम प्रचलन में इन्हीं सब दालों का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। और ऋतु अनुसार भी जो हम दाल का सिलेक्शन करते हैं वो हम थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में प्रातःकाल मूंग और राजमा का सेवन करना चाहिए और दोपहर में अरहर, उड़द और सेम, मोठ, मटर आदि का सेवन मध्यम मात्रा में करना चाहिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं करना है। और सायंकाल में मूंग, राजमा, कुलथ और मसूर का सेवन करना है।
इसी प्रकार से वर्षा ऋतु में प्रातः काल या सुबह के समय में हम मूंग दाल, चना, मसूर, मटर का सेवन कर सकते हैं और दोपहर में अरहर दाल, सेम, मोठ, मटर का सेवन कर सकते हैं। वर्षा ऋतु में ही सायंकाल में मूंग और राजमा का सेवन करना है। सर्दी के मौसम में प्रातःकाल में मूंग, चना, मसूर, मटर का सेवन करना है और दोपहर में अरहर, सेम, मोठ और मटर का सेवन करना है। सायंकाल में उड़द, मूंग और राजमा का सेवन हमें करना है। संविधान के सभी दालों का जो वर्णन आया उसमें अगर हम स्नेह के साथ अगर उसका प्रयोग करते हैं तो यह ज़्यादा हितकारी होता है। और यह प्रचलन में भी है कि हम जब दाल का सेवन करते हैं तो एक छौंक लगा लेते हैं, यानी उसको स्नेह से भर्जित कर लेते हैं, तो यह हमारे लिए ज़्यादा हितकारी होता है। और जब हम दाल का सेवन करते हैं, खास करके हम अपने रोगियों में देखते हैं कि मूंग दाल है उसका सेवन हम आहार के रूप में या पथ्य के रूप में उसका हम सेवन करवाते हैं। उसका कारण यह है कि मूंग में, जो मैंने पहले भी चर्चा किया, कि विशद गुण होता है और विशद गुण होने के कारण यह धातुओं के साथ जो मल चिपका हुआ है उसको वो अलग करने वाला होता है। और कोई क्रोनिक बीमारी है जो बहुत चिरकाल से कोई बीमारी है तो उसमें हम औषध अगर देते भी हैं और आहार का भी सेवन करवाते हैं, पथ्य आहार का भी सेवन करवाते हैं, तो जो तत्कालिक रूप से मल की उत्पत्ति हो रही है उसका तो वहाँ पर मल की उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न होती ही है। साथ ही साथ जो चिरकालीन रूप से जो धातुओं के साथ मल का संश्लिष्ट हो चुका है, यानी चिपक गया है, वो धीरे धीरे आहार ही उस विशद गुण वाले जो आहार है, खास करके मूंग जो है, वह उस धातुओं से चिपके हुए मल को अलग करता है और मल की जो यथास्थिति है, यानी उसको बाहर निकलना चाहिए पक्व होकर, वो स्थिति में आती है। तो इसका प्रयोग हम अपने क्लिनिकल डेस्क में भी ऐसा करते हैं कि अपने रोगियों को, जो क्रोनिक बीमारी वाले ग्रसित वाले रोगी होते हैं, उनको हम मूंग दाल का सेवन अपने पेशेंट को करवाते हैं और उसका प्रत्यक्ष फायदा हम देखते भी हैं। इन सब गुणों का प्रत्यक्ष फायदा देखते भी हैं कि पेशेंट पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। और क्योंकि जो रोग का जो मेन कारण है वह अनियमित मल की उत्पत्ति, अजीर्णता, यह सब मूल कारण है। तो मूंग दाल में यह गुण होता है कि अजीर्णता को भी दूर करने वाला होता है और मल, जो चिपके हुए मल है, उनको भी पाचन करके निकालने वाला होता है। तो निश्चित रूप से हम ऐसा कह सकते हैं, ऐसा समझ सकते हैं कि संविधान में जो दाल का वर्णन है, जो आहार वर्ग में दाल का वर्णन है, उसमें सर्वश्रेष्ठ मूंग दाल है और उसका सेवन हम अपने रोगियों में स्वस्थ रहने के लिए भी, रोग को दूर करने के लिए भी, दोनों कार्य के लिए हम मूंग दाल का सेवन करवा सकते हैं। अभी जब हम संविधान की चर्चा कर रहे हैं, इसमें कई दालों का वर्णन आता है, लेकिन हम ऐसा आम प्रयोग में देखते हैं या बहुलता से देखते हैं कि हम उन दालों का सेवन जब करते हैं तो उसको दाल के रूप में ना करके सब्जी के रूप में करते हैं। जैसे राजमा को हम दाल के रूप में ना समझकर सब्जी के रूप में समझते हैं, या मटर की भी सब्जी ज़्यादा खाते हैं, दाल के रूप में उसका सूप बनाकर कम खाते हैं। या चना में भी दो वैरायटी होता है, काबुली चना या लाल चना, तो इस चने को भी हम सब्जी के रूप में ग्रहण करते हैं। सेम भी जो है उसको हम सब्जी के रूप में ग्रहण करते हैं। तो हमारे मन में ये होता है कि ये शाक वर्ग में आता है या दाल वर्ग में आता है, यानी संविधान में आता है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि ये सब जो है वो संविधान में आता है और इसका जो कार्य है, चाहे वो हम उसको सब्जी के रूप में खाएं या दाल के रूप में खाएं, लेकिन इसका जो शरीर में जाने के बाद जो कार्य है वह यही कार्य है कि यह जो आहार रस में जो पोषक तत्व की उत्पत्ति हुई, उस आहार रस से जो पोषक तत्व है उसको रस का भाग बनाने वाला जो कार्य करता है वो संविधान करता है। और इन सब दालों का भी वही कार्य है। धन्यवाद।